वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अध्याय प्रथम कक्षा 10वीं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, और उसमें भी हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की, जिनमें से 2 हम अपनी पहली वीडियोज़ में कर चुके हैं। पहली थी संयोजन, दूसरी थी वियोजन या अपघटन रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हम करेंगे तीसरी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब हट जाना, विस्थापित हो जाना, चले जाना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक क्रियाशील तत्व दूसरे को हटा देगा, जो क्या होगा, उससे कम क्रियाशील होगा। और कहाँ से हटाएगा? उसके विलयन में से। तो हम इसको क्या परिभाषित कर सकते हैं? वो अभिक्रियाएं जिनमें एक ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके रासायनिक विलयन में से हटा देता है या विस्थापित कर देता है, उन अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या लिया बेटा, आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, कॉपर सल्फेट का घोल लिया। कॉपर सल्फेट का जो घोल होता है वो कैसे रंग का होता है? नीले रंग का। और जैसे ही इस कॉपर सल्फेट में मैंने किसको डाला? जिंक को, Zn को। ये क्या है यहाँ पर? जिंक। तो हम देखेंगे कुछ समय के बाद यहाँ से जो जिंक है, जिंक कॉपर सल्फेट में से उसके सल्फेट आयन को ले जाएगा और क्या बना देगा? जिंक सल्फेट। और बाहर किसको निकाल देगा? कॉपर को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभिक्रिया हो गई? शुरू में जब आपके पास विलयन होगा या जो घोल होगा उसका रंग कैसा होगा? नीला। और जैसे जैसे ये विस्थापन की अभिक्रिया होगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का। उसका रंग बदलता चला जाएगा। साथ में जो यहाँ पर ये कॉपर है, कॉपर किस रंग का आएगा आपके पास? लाल भूरे रंग का। तो अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? जिंक ने कॉपर को उसके विलयन में से हटा दिया। और जब ऐसा होता है तो उस अभिक्रिया का नाम हमने क्या रखा था? विस्थापन अभिक्रिया। आप ऐसे ही और भी उदाहरण ले सकते हो। जैसे ये तो आपका पहले वाला ही उदाहरण है। दूसरा, कॉपर सल्फेट के घोल में हमने किसको डाला? मैग्नीशियम को। तो आपके पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। अब इस अभिक्रिया में भी क्या किया? मैग्नीशियम जो ज़्यादा क्रियाशील है उसने कॉपर सल्फेट के विलयन में से किसको हटा दिया? कॉपर को। और उसकी जगह खुद ले ली और क्या बना दिया? MgSO4। और बाहर किसको निकाल दिया? कॉपर को। अगली रिएक्शन में भी यही हुआ। कॉपर सल्फेट, उसके अंदर हमने किसको डाला? आयरन को। जैसे ही आयरन को यानी कि लोहे को इसमें डालोगे आप तो क्या होगा? जो आयरन है वो ज़्यादा क्रियाशील है, उसने कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को हटा दिया, उसकी जगह ले ली और क्या बना दिया? FeSO4। और साथ में बाहर क्या निकाल दिया? कॉपर। इस अभिक्रिया में क्या होगा? दोनों पहली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें नीले रंग से बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो आपके पास विलयन आएगा वो कैसा हो जाएगा? रंगहीन। लेकिन तीसरी में क्या हुआ है? नीले रंग से वो किस में बदल जाएगा? हरे रंग में। आपको पहली वीडियोज़ में जैसे बताया ही था जब वियोजन अभिक्रिया करवाई थी कि FeSO4 किस रंग का होता है? फेरस सल्फेट हरे रंग का। तो कॉपर सल्फेट जब फेरस सल्फेट में बदलेगा तो आपका जो विलयन है, घोल है, उसका रंग नीले से हरे में बदल जाएगा। ऐसे ही आप और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड भी कैसा होता है? हरे रंग का। इसके अंदर मैंने किसको डाल दिया? लेड को, Pb को। अब लेड भी क्या है? ज़्यादा क्रियाशील है किससे? कॉपर से। तो यहाँ पर भी लेड Pb कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को हटा देगा और क्या बना देगा? PbCl2। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कॉपर। अब हरे से किस में बदल जाएगा? ये रंगहीन में, जैसे ही आपकी अभिक्रिया हो जाएगी। इन सारी अभिक्रियाओं में हमने किसको हटाया? कॉपर को। किससे? पहली अभिक्रिया में कॉपर को हटाया हमने जिंक से।
दूसरी अभिक्रिया में मैग्नीशियम से, तीसरी में आयरन से और चौथी अभिक्रिया में लेड से। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो चारों आपके पास तत्व हैं ये ज़्यादा क्रियाशील हैं किससे? कॉपर से। ये सभी ज़्यादा क्रियाशील हैं, इसीलिए ये कॉपर को उसके विलयन में से क्या कर देते हैं? विस्थापित। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि अगर मैं पहले वाली रिएक्शन को उल्टा करके लिखती हूँ, जैसे पहले हमने क्या लिया था? कॉपर सल्फेट, और उसमें किसको डाला था? जिंक को। तो आपके पास यहाँ से क्या बन गया था? जिंक सल्फेट और कॉपर। लेकिन अगर मैं उल्टा करूँ, मैं विलयन किसका लूँ? जिंक का, यानी कि जिंक सल्फेट, और इसमें डाल दूँ किसको? कॉपर को। तो हमारे पास कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। हम क्या कहेंगे? अभिक्रिया नहीं होगी, यानी कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट और जिंक नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है, और हमने अपनी डेफिनेशन में, परिभाषा में क्या किया था? ज़्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटा सकता है, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील है किससे? जिंक से। इसलिए कॉपर जिंक को उसके विलयन में से हटा नहीं सकता, और इसीलिए ये अभिक्रिया भी यहाँ पर नहीं होगी। अब हम अपनी अगली रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, जिसका नाम क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होगी? वो अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक आपस में किस तरीके से अभिक्रिया करें कि जो उनके बीच में आयंस हैं उनका आपस में क्या हो जाए? लेना देना, यानी कि आदान प्रदान हो जाए। तो हम इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, बेरियम क्लोराइड का हमने क्या लिया? विलयन, बेरियम क्लोराइड, और इसके अंदर हमने किसका विलयन घोल डाल दिया? Na2SO4 का। तो आप क्या देखोगे यहाँ पर क्या बन जाएगा? BaCl2 और साथ में NaCl। अगर आप इसको संतुलित करोगे तो यहाँ पर क्या लगा दोगे? 2, क्योंकि Na यहाँ भी 2 है और क्लोरीन भी क्या है? 2, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया? 2NaCl। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड नहीं, सॉरी बेटा, यहाँ पर आएगा बेरियम सल्फेट, BaSO4। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये अभिक्रिया हो गई है? जैसे ही यहाँ पर बेरियम का सल्फेट बनेगा तो आपके पास सफ़ेद रंग का एक अविलय पदार्थ, जो भी आप बर्तन में इस अभिक्रिया को कर रहे हो, अगर मान लिया आपने परख नली ली है तो परख नली की तली में एक सफ़ेद रंग का पदार्थ बैठ जाएगा, और जो ये सफ़ेद रंग का पदार्थ है ये घोल के अंदर कैसा होगा? अघुलनशील, अविलय। अगर हम इस अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो इसमें हुआ क्या है? Na ने यहाँ से किसको ले लिया? Cl को, और Ba ने यहाँ से, बेरियम ने किसको ले लिया? सल्फेट को। तो अब आपके पास बेरियम क्या है? धनात्मक आयन है, Ba2 पॉजिटिव। इसमें सोडियम क्या है? धनात्मक आयन है, 2 सोडियम है तो 2Na पॉजिटिव। क्लोरीन क्या है? यहाँ क्लोराइड आयन, यानी कि ऋणात्मक आयन है, जिस पर कैसा चिन्ह है? ऋणात्मक, नेगेटिव। और कितने क्लोरीन है? 2, तो क्या आ गया? 2Cl नेगेटिव। सल्फेट, सल्फेट भी यहाँ पर कैसा आयन है? ऋणात्मक, SO4 नेगेटिव। तो हमने क्या कहा? वो अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का क्या हो? आदान प्रदान, लेना देना हो, वो क्या बन जाती हैं आपके पास? द्विविस्थापन। और इस अभिक्रिया का आपको कैसे पता चलेगा हो गई है? इस सफ़ेद रंग के अघुलनशील पदार्थ के बनने से। और वो सफ़ेद रंग का जो पदार्थ बनता है वो किसका बनेगा? बेरियम सल्फेट का। आप और भी ऐसे ही उदाहरण ले सकते हो। कॉपर सल्फेट के अंदर, CuSO4 के अंदर बेरियम क्लोराइड के विलयन को डाल देना। तो अब इसमें भी क्या होगा?
बेरियम यहाँ से सल्फेट को ले लेगा और कॉपर क्लोरीन को ले लेगा। तो आपके पास क्या बनेगा, BaSO4। दोबारा से यहाँ पर क्या बन जाएंगे, सफ़ेद रंग का अघुलनशील पदार्थ, जिसको हम नाम क्या देते हैं, अवक्षेप। और साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके पास, CuCl2। अब आपको पता है जैसे ही ये सफ़ेद रंग का पदार्थ बनेगा हमें पता चल जाएगा कि जो आपके पास दोनों अभिकारक हैं उनके बीच में क्या हो चुका है, आयनों का आदान प्रदान। और ये कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे ही अगर आप कॉपर सल्फेट के विलयन में से H2S गैस के रूप में गुजारते हो तो क्या कॉपर सल्फेट कैसा होता है, हरे रंग का। जैसे ही H2S गैस उसमें से पास की जाएगी, गुजारी जाएगी, तो आपके पास यहाँ से हाइड्रोजन सल्फेट को ले जाएगा और कॉपर सल्फर को ले जाएगा। तो आपके पास क्या बनेगा, कॉपर का सल्फाइड। और जैसे ही कॉपर सल्फाइड बनेगा यहाँ पर काला रंग आ जाएगा। इसका मतलब काले रंग का यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक अघुलनशील पदार्थ जो किसका है, कॉपर सल्फाइड का। उसको भी आप नाम क्या दोगे, अवक्षेप। और साथ में क्या निकल जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तक हमने जितनी भी अभिक्रियाएं की, द्विविस्थापन की, उन सब में क्या बन रहा है, एक श्वेत रंग का पदार्थ बन रहा है, या फिर कैसा बन रहा है, काले रंग का पदार्थ जो जल के अंदर घुलनशील नहीं है। ऐसा पदार्थ जो जल के अंदर घुलनशील नहीं होता उसको हमने नाम क्या दिया, अवक्षेप। और जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें हम कौन सी अभिक्रियाएं कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। तो अवक्षेपण अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं हो जाएंगी, जिनमें किसका निर्माण होता है, अघुलनशील पदार्थ का। जैसा अभी हमने की हैं सारी अभिक्रियाएं, इन सब में कहीं सफ़ेद रंग का अवक्षेप बन रहा है और कहीं पर काले रंग का। तो वो सारी किसके उदाहरण में आ जाएंगे, अवक्षेपण अभिक्रियाओं का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।